हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही होगी। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ मेरा बर्थ एक्सपीरियंस, जो कि मैं कराची में रहती हूँ। तो यहाँ का हॉस्पिटल था कराची का, और एंड में मैं नाम डिस्क्लोज़ कर दूँगी। सो एक्सपीरियंस मेरा कोई इतना बुरा भी नहीं था और इतना कोई अच्छा भी नहीं था, बट सही था। मतलब लाइक मेरे स्टार्ट से बताती हूँ कि मैंने जब 9th मंथ जब मेरा स्टार्ट हुआ तो मैं गई थी अपने मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी वो उस बड़े हॉस्पिटल में भी थी और उनका एक क्लिनिक भी था। तो मैं रेगुलर चेकअप क्लिनिक से करवाती थी। एंड देन फिर मैं जो मेरा बर्थ डेट जो थी वो फिर मैंने वहाँ बड़े हॉस्पिटल में जाके किया था, वही उन्हीं डॉक्टर से, लेकिन वो क्लिनिक में पहले बैठती थी। तो उन्होंने मुझे बोला था, मतलब लाइक दोबारा मैंने उनको बोला था कि मुझे ना मेरी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए ना, मुझे सी सेक्शन करवाना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा था ठीक है, वो डिपेंड करता है इंसान अल्लाह के ऊपर, हम लोग तो डॉक्टर्स हम लोग कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने कहा था ठीक है। फिर जब दिन करीब आ गए तो उन्होंने कहा कि मतलब लाइक तुम्हारा कोई सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि एक वीक रह गया था आई थिंक। तो उन्होंने कहा था तो कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे, मतलब तुम्हें कोई भी ऐसा कुछ लाइक डिस्चार्ज नहीं हुआ, जो वाटर बर्स्ट होता है वो भी नहीं हुआ, और कोई पेन भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, और एक वीक रह गया। और वो कह रही थी मतलब लाइक अगर इससे ज़्यादा ऊपर एक वीक का भी कह रही है मैंने जो है, अगर ये वीक भी गुजर गया और इससे ऊपर 1-2 डेज हो गए तो कहते हैं कि ना बच्चा पेट में पॉटी कर लेता है, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो इस वजह से वो कहती थी तुम एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। तो मैंने उसने मुझे एक्सरसाइज दी थी तकरीबन 1 हफ्ते के लिए। तो मैंने वो एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, मतलब रात में मैं 1 से 1.5 घंटा वो एक्सरसाइज करती थी। और इसके अलावा जो है खजूर, कहते हैं खजूर खाना बहुत अच्छा होता है फॉर नॉर्मल डिलीवरी। तो मैंने खजूर तकरीबन मैंने लास्ट मंथ में 3 से 4 पैकेट्स खाए थे, और मेरी सास कह रही थी कि बस कर दो, तो लस्सी पी लो थोड़ी सी। मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ी सी लस्सी पीऊँगी तो वो ठंडी चीज़ है ना, उससे तो कोई फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब मैंने इतने सारे खजूर खाए तो कह रही है ना कुछ और रिएक्शन ना हो जाए, तो खजूर जो है वो थोड़ा कम खाओ। लेकिन मैंने कहा कि ना नहीं, वो हज़रत मरियम का जो हमने सुना है कि खजूर डेट्स बहुत अच्छे होते हैं तो वो खाने चाहिए, तो इस वजह से मैंने वो खाए थे। बट उसका कोई फ़ायदा नहीं था और ना कोई नुकसान था, फिर भी मैंने खा लिए थे लास्ट मंथ पे। तो और थ्रू आउट मेरी जो प्रेगनेंसी थी उस पर मुझे विटामिन डी के जो है कैप्सूल्स दिए थे, और फॉलिक एसिड के जो कैप्सूल्स थे वो दिए थे। तो मैं थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी मैंने और कुछ भी नहीं लिया, बस ये 2 टैबलेट्स थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने ली थी। और मेरा जो है फर्स्ट मिसकैरेज भी हो गया था, मतलब लाइक जब मैं दुबई में थी तो मेरा एक मिसकैरेज हो गया था। तो उसके बाद जब मैंने कंसीव किया था तो मुझे जो है इंजेक्शंस लगे थे 2 हफ्ते के लिए, ताकि दोबारा मिसकैरेज ना हो और रिस्क ना लें। तो अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जब मेरी डेट करीब आ गई तो मुझे कोई पेन नहीं था। और फिर जब मेरी डेट थी आई थिंक 30 जून समथिंग के करीब थी, तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा था कि तुम जो हो एडमिट हो जाओ। या फिर मेरी डेट करीब आ गई, एंड देन फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम एडमिट हो जाओ। देन मैं एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में। एंड वो दिन जो था बहुत ज़्यादा मेरे लिए एक भयानक दिन था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम से जो है वीडियोस देख रही थी यूट्यूब पर। ऑब्वियसली जब प्रेगनेंसी चलती है तो हर औरत को यही होता है कि यार पता नहीं क्या होने वाला है। सो एवरीबडी इज़ क्यूरियस अबाउट कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उससे रिलेटेड हम जो वीडियोज़ देखते हैं वो हमें ज़्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं, एक डर बिठा देता है दिल में। तो मैंने यही सोचा था, मैंने कहा अब जब दोबारा मेरी कभी प्रेगनेंसी होगी भी तो मैं कभी भी वीडियोस वगैरह नहीं देखूंगी। हाँ चलो, फर्स्ट बर्थ था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो ऑब्वियसली आई वाज जस्ट लिटिल बिट स्केयर्ड। और मैं यही सजेस्ट करूंगी लोगों को कि प्लीज़ वीडियोस ना देखें यूट्यूब पे, क्योंकि सबका बर्थ एक्सपीरियंस एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होता है। जो किसी के साथ हुआ ज़रूरी नहीं वो दूसरे के साथ भी हो। यही था कि मैं एडमिट हो गई, और फिर जो है मुझे क्या कहते हैं, ट्यूब होती है समथिंग, वजाइना के थ्रू जो है वो उस पर वजाइना से जो है वो मतलब लाइक क्या कहते हैं, वाटर बर्स्ट करके जो डाली जाती है, तो वो ट्यूब थी। एंड देन उसके बाद जो है वो पेन के लिए होती है, मतलब नेचुरल पेन नहीं आए तो वो फेक पेन जो देते हैं वो फेक पेन के लिए होता है। तो वो भी
तकरीबन मेरे 4 से 5 घंटे हो गए थे, तो मुझे उससे भी ना कोई पेन, बहुत हल्का फुल्का जो पीरियड्स पेन होता है वो पीरियड्स पेन ही कमर में आ रहा था, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आ रहा था। देन जो है 5 घंटे गुजरने के बाद जब उन्होंने फिर 2-3 दफ़ा चेक किया, और जब चौथी दफ़ा चेक किया तो उन्होंने कहा आपका अभी तक 4-5 घंटे गुजर गए और आपका अभी तक 2 सेंटीमीटर डायलेट है। मैंने कहा कितना सेंटीमीटर डायलेट होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर एटलीस्ट डायलेट होना चाहिए, आपका 5-6 घंटे गुजरने के बाद भी 2 सेंटीमीटर डायलेट है। मैंने कहा 2 सेंटीमीटर डायलेट है लेकिन फिर भी मुझे पेन तो है, तो ये 10 सेंटीमीटर में क्या होगा? तो फिर उन्होंने कहा नहीं, अभी हमें एक और टैबलेट डालनी होगी। तो मैंने कहा ठीक है। आई वॉज प्रिपेयर्ड मेंटली कि मैं नॉर्मल ही करवाऊंगी, लेकिन पता नहीं, एक होता है ना कि इंसान के नसीब में क्या हो जाता है, कुछ पता नहीं होता। तो फिर उसके बाद जो है एक पेशेंट आई मेरे सामने ना, वो लेबर पेन में थी, तो वो उसको लेबर रूम में डायरेक्ट ही ले गए, क्योंकि वो घर से ही लेबर पेन में आई थी, तो उसको डायरेक्ट लेबर में ले गए। तो वो बहुत चीखें मारी थी, बहुत ज़्यादा मारी थी। उसके बाद एक और लड़की गई, वो मेरे बेड सामने वाली बेड पर थी, उसको भी लेबर पेन था। अच्छा, उसके ट्विन्स थे, तो ट्विन्स होने की वजह से सोचे उसको कितनी चीखें मारेंगी, और मैं ऐसे रूम में थी कि मुझे सारी चीखों की आवाज़ आ रही थी, और मैं उस टाइम इतना डर गई, इतना डर गई, इतना डर गई कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं नॉर्मल क्यों ना करवाऊँ यार। मैं कहा मैं नहीं, मैं नर्स को बुलाया, नर्स प्लीज़ इधर आए। नर्स आई, कहती जी बोले। मैंने कहा प्लीज़ आप मेरे डॉक्टर से बोल दें कि मेरा सी सेक्शन कर दे। कहती है पागल हो गई आप, क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, बस मेरा सी सेक्शन कर दे, मुझे नहीं करवाना, मुझे दूसरी टैबलेट नहीं डलवाए क्योंकि मुझसे पेन बर्दाश्त नहीं होगा। कितना चीख रही है। कहती है ये होता है, सबके साथ होता है, जब माँ बनेगी तो ऑब्वियसली दर्द तो होगा ना, कोई इतना ईजी प्रोसेस तो नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे करवाना है। तो कह रहे चले आप अपने हस्बैंड से पहले सजेशन ले लें, आप अपनी अम्मी से सजेशन ले लें। मेरी अम्मी भी वहीं थी, मेरे हस्बैंड भी वहीं मौजूद थे, तो मुझे बाहर भेजा। फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया, फिर मतलब लाइक अंदर थोड़ा सा बाहर भेजा था कि मुझे अंदर बुलाया, अम्मी को भी और हस्बैंड को भी। तो मैंने बोला कि ना मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करवाना चाह रही नॉर्मल। तो अम्मी ने तो फ़ौरन से बोला चलो बेटा जो आपकी मर्ज़ी हो, क्योंकि मैं जो है कि अम्मी पहले भी डर गई थी, जब वो औरतें चीख रही थी ना, तो अम्मी बाहर से आ गई थी कि मेरी बेटी सदफ तो नहीं है, कि मतलब लाइक अंदर कौन चीख रहा है। तो मैंने कहा नहीं, आपकी बेटी अभी नहीं गई है वो लेबर रूम में। तो अम्मी फिर चली गई। अम्मी ने कहा कि ना शायद तुमसे बर्दाश्त ना हो, ये हो, तुम्हें जो लग रहा है तुम्हारा बीपी लो ना हो जाए तुम खौफ से ना, तो इसलिए तुम्हारी जो अपनी मर्जी हो। हस्बैंड कह रहे हैं चलो मैं अम्मी से बात करता हूँ, लेकिन फिर भी देख लो तुम्हें क्या बेहतर लग रहा है। अच्छा, उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया। मैंने मुझ पर छोड़ा तो मैं तो सी सेक्शन ही प्रेफर करूँगी। देन उसके बाद जो है देन फिर डॉक्टर ने जो है साइन वाइन लिए हस्बैंड के और अम्मी के, और मतलब जिसके भी साइन लेने थे, आई डोंट रिमेंबर। तो उसके बाद जो है मुझे फिर उन्होंने जो है खाना पीना का थोड़ा बहुत खा लो पी लो, क्योंकि फिर ऑपरेशन के बाद जो है आप खा नहीं सकते हो तो एटलीस्ट 4 घंटे तक। तो फिर मैंने थोड़ा सा, उस वक्त ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का, कुछ भी पीने का, कुछ भी लिटरली पीने का भी दिल नहीं कर रहा था। और मैंने फिर भी हल्का फुल्का बिस्किट और जूस जो है वो ले लिया था। एंड देन उसके बाद जो है मेरा डॉक्टर का वेट किया, डॉक्टर आ गई और फ़ौरन से मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। दैन उसके बाद जो है बैक पे जो है एनेस्थीजिया जो लगता है, एक इंजेक्शन रीढ़ की हड्डी में, मुझे था कि वो पता नहीं कितना पेनफुल होगा, क्योंकि उसके बारे में भी मैंने कितनी वीडियोस देखी थी। अच्छा, जब मैं बैठी, उन्होंने कहा चलो प्रिपेयर करो वो जो पहनाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने ये फिंगर क्रॉस कर लिए, मैंने यूँ टाइट पकड़ लिया, मैंने कहा जितना अभी पेन होगा ना इसका मैं बर्दाश्त कर लूँगी। उन्होंने जब घुसाया आई मीन जब उन्होंने इंजेक्ट किया तो माइनर सा दर्द हुआ, लेकिन वो लेवल का नहीं हुआ जो लेवल का लोग बयान करते हैं कि मतलब लाइक पता नहीं कितना बड़ा अजाब है ये। ऐसा कुछ भी नहीं था, पेनफुल था लेकिन बर्दाश्त था। जैसे आईब्रोज में पेन होता है, जैसे नॉर्मल सा पेन है, वो बर्दाश्त हो गया चलो। उसके बाद मुझे जो है मतलब वो एनेस्थीसिया लगा के मुझे हाफ सुन किया, पूरा बेहोश नहीं किया। वो उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं था, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया, मुझे तो पता भी नहीं था कि पूरा बेहोश करते हैं या हाफ बेहोश करते हैं। तो मैं तो बस उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट थी। देन उन्होंने जो है मेरा मतलब हाफ बॉडी जो है मेरी नीचे से सारी सुन थी और ऊपर से मैं होश में थी। एंड देन वो जो कर रहे थे डॉक्टर अपना ऑपरेशन जो भी कर रहे थे वो मुझे दिख तो नहीं रहा था, आगे पर्दा था, तो मैं जो हूँ कुछ ना कुछ दिल में पढ़ रही थी। और फिर मुझे वॉमिट आने लग गई थी, क्योंकि मैंने रात से कुछ नहीं खाया हुआ था, और उससे पहले जब ऑपरेशन से पहले मैंने शायद थोड़ा सा बिस्किट और थोड़ा सा जूस लिया था। वो खाना ज़्यादा ना खाने की वजह से भी वॉमिट होता है, क्योंकि खाली एकदम से जब बेबी ऑपरेशन हो रहा होता है, खून निकल रहा होता है, तो फिर वो शायद बेबी भी निकला होगा उसी वक्त। नहीं, बेबी उस वक्त नहीं निकला था, बेबी जब निकला था तब तो आवाज़ आई थी, लेकिन मुझे भूख लगने लग गई थी। और
उसी वक्त जो है मुझे वॉमिट आने लग गई थी। जब मुझे वॉमिट आ रही थी तो वॉमिट निकल नहीं रही थी, तो जब मैं डॉक्टर को बोली थी डॉक्टर 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 बोल रही जी ये, तो मैंने कहा मुझे वॉमिट आ रहा है। तो डॉक्टर ने जो है वो जिसने एनेस्थीसिया जो लगाते हैं ना वो पीछे ही बैठे रहते हैं, वो सारी चीज़ों को जो ना ऑब्जर्व करने के लिए बैठे होते हैं पीछे, वो मॉनिटर कर रहे होते हैं हार्ट बीट वगैरह हर चीज़ जो है वो पीछे बैठा होता है एनेस्थीसिया वाला, तो वो भी अब काफ़ी एक्सपीरियंस होता है तो वो सब चीज़ों को मॉनिटर करता है। जैसे मुझे वॉमिट आने लगा तो उसने फ़ौरन से मेरा फेस यूँ कर दिया साइड पे, राइट साइड पे, और इंजेक्शन मारा उस पे जो ड्रिप लगी हुई थी उस पे, और फिर मेरा वॉमिट रुक गया। मतलब उसने कहा वॉमिट कर लो, मैं वॉमिट कर रही हूँ और वॉमिट निकल नहीं रहा, लेकिन मैं कर रही हूँ फिर भी। वो कह रहा करते रहो, मैं कर भी रही हूँ और वॉमिट नहीं निकल रहा, और वो वॉमिट फिर ठीक हो गया। और देन फिर थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी नन्ही सी जान इस दुनिया में आ गई, एंड देन मैंने उसकी आवाज़ सुनी। फर्स्ट टाइम जब एक माँ बनती है, सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम तो बहुत अलग फीलिंग्स होती है। जब फर्स्ट टाइम एक जब लड़की मदर बनती है तो वो फीलिंग्स क्या होती है। बच्ची की आवाज़ जब मैंने सुनी तो मतलब आई वॉज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं पूरी कायनात ही मुझे मिल गई है। मेरी बेटी की आवाज़ है, मतलब जिसको मैं इतने महीनों से इमेजिन करी थी, बाकी फाइनली इस दुनिया में आ गई है। और मुझे दिखाया भी नहीं, उन्होंने जाके फ़ौरन से उसको साफ वाफ करने लग गए। देन उनको जब बाहर बच्ची को ले जा रहे थे हस्बैंड को और अम्मी को दिखाने के लिए, मेरी सास भी थी उनको भी दिखाने के लिए, तो उन्होंने फिर तब जाके मुझे थोड़ी सी झलक दिखाकर और मुझे किस विस करवा के गए थे। तो वो बहुत क्यूट सी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। देन उसके बाद वो उसको ले गए थे बाहर दिखाने के लिए, एंड देन फिर मेरे स्टिचेस वगैरह लग रहे थे, एंड उसके बाद डॉक्टर्स ने अपना काम किया, वो चले गए। एंड देन मैं ऐसी पड़ी रही लवारिसों की तरह। मुझे था बस हो जाएगा, मुझे भी बाहर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो करने के बाद मुझे पूरा ढक दिया इस तरह से कि बिल्कुल भी हवा ना लगे जिस्म को, क्योंकि ऑपरेशन के फ़ौरन बाद जिस्म को हवा लगना बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो वो मुझे बिल्कुल उन्होंने ढक दिया था। देन उसके बाद दो जो भी होते हैं हेल्पर्स वगैरह वो आए, उन्होंने मुझे उठाया, एक ने वहाँ से, एक ने हाथ से, एक ने पाँव से, एक ने हाथ से, और फिर यूँ उठा के मुझे दूसरे वाले स्ट्रेचर या जो भी होता है उस पर रख कर देन उसने मुझे ऑब्जर्वेशन रूम में रख दिया फॉर अबाउट 1.5 आवर। और उसमें भी मुझे एनेस्थीसिया का जो क्या कहते हैं, एक बेहोशी का आलम होता है वो रहा था। और मैं बहुत अजीब गरीब बातें कर रही थी वहाँ जाकर भी, मतलब लाइक वहाँ पे भी एक दो एनेस्थीसिया वाले ही बैठे हुए थे, तो उन्हीं से बोल रही थी मुझे भूख लग रही है। कहते हैं हाँ ठीक है सो जाओ। मैं कहा मुझे भूख लग रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे पानी पीना है। कहते हैं जी जी मिल जाएगा, अभी आप सो जाएं। और मैं बेहोशी के आलम में कुछ ना कुछ बक बक मुँह से करी जा रही हूँ और वो इग्नोर कर रहे हैं, वो अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं। और मैं 1-1.5 घंटा वहीं थी, मेरे साथ एक और भी कोई था जिसका ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद जो है फाइनली फिर मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जहाँ पर सब मिलकर आकर मिलने लग गए थे मुझसे। और उसके बाद जो है मेरा आई थिंक ये 7 डेज़ का उन्होंने मुझे टैबलेट्स प्रिस्क्राइब की थी। मतलब तक 1.5 डे तक तो मैं हॉस्पिटल में ही थी, ऑब्वियसली लोग आके मिल रहे थे। और मैं उठ गई थी तकरीबन अगले ही मतलब 6 से 7 घंटे के बाद मुझे वॉक का बोला था। फिर मैंने वॉक की थी, और वॉक करते हुए क्योंकि मैं लेट के बहुत थक गई थी, तो फिर मैंने वॉक की। वॉक कर करके मैंने वॉक ज़्यादा की, क्योंकि वॉक इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि स्टार्ट में जो ज़्यादा वॉक करते हैं उनके स्टिचेस जल्दी हील जाते हैं। ये सुना था, डॉक्टर्स भी कहते हैं वॉक ज़्यादा करें ताकि आपकी बॉडी मूवमेंट में आए। इतना भी ज़्यादा मतलब ऑपरेशन के बाद इतना अगर आप बैठी रहेंगी ना तो ठीक नहीं रहेगा। तो उसके बाद फिर मैंने वो अच्छा, मैं जब उठ रही थी ना ऑपरेशन के 4 घंटे के बाद जब मुझे खाना वाना दिया, मैं तो शुक्र अदा किया कि चलो मुझे कुछ दे दिया। 4 से 5 घंटे के बाद मैंने कुछ खा लिया। और जब मैं वॉक कर रही थी तो चक्कर से आ रहे थे, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे थे। बार बार मुझे ऐसा लगा, बार बार मैं उनूदगी में जा रही थी। जो भी मिलने आ रहा है मैं उनसे क्या बातें कर रही हूँ मुझे नहीं पता, मैं बातें करके बार बार उनूदगी में जा रही हूँ, बार बार जा रही हूँ। और उसके बाद 1 से 1.5 दिन के बाद जो है मुझे डिस्चार्ज कर दिया। दैन मैं अपने घर आ गई। घर आने के बाद जो 7 दिन की टैबलेट्स थी वो मैंने ली। अच्छा, वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत बुरा था। वो उससे आई थिंक पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि वो जो था वो 7 डेज़ का 7 डेज़ भी नहीं हुए थे, आई थिंक 2 to 3 डेज़ हुए थे। तो मैं वो टैबलेट्स ले रही थी, हाई डोज थी, क्योंकि 1000 mg की थी, एक 500 mg की थी, और बहुत ज़्यादा हाई डोज की टैबलेट्स होती हैं, वो लेना भी ज़रूरी होता है क्योंकि वो स्टिचेस हील करता है। तो वो जब मैं ले रही थी ना तो उसके बाद जो है मुझे अजीब ही महसूस हो रहा था। शायद वो टैबलेट से हो रहा था या क्यों हो रहा था मुझे नहीं पता। मुझे बहुत रोना आ रहा था
और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आंखें बंद करूँगी तो मैं मतलब वापस नहीं आऊँगी दुनिया में और मैं चली जाऊँगी इस दुनिया को छोड़ के, ऐसा मुझे फील हो रहा था। जिसको लेकर मैं रो भी रही थी और मेरी सास भी मुझे काफ़ी वो कर रही थी, कह रही कि तुमने इतना बड़ा ऑपरेशन करा लिया तो तुम ये नॉर्मल, अब तो तुम ठीक हो, अब तुम क्यों इतना पैनिक हो रही हो। तो फिर मैंने उसके बाद जो है मैंने कहा नहीं, मुझे हॉस्पिटल ले जाएं, मुझे क्लिनिक ले जाएं। और उसके आई थिंक दो दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल क्लिनिक लेकर गए। जो मेरी गायनोकोलॉजिस्ट जिन्होंने मुझे मेरा ऑपरेशन किया था वो उसी क्लिनिक में बैठी थी। तो उनके पास जब मैं गई तो उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है और बहुत ज़्यादा मुझे ना एंजाइटी हो रही है और बहुत मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ना ये चीज़ जगह ना काम नहीं कर रही है और अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। तो वो कह रही थी कि तुम अपनी ना जो टैबलेट खा रही हो ना उसको तुम हाफ़ कर लो, जो 1000 mg की उसको हाफ़ कर दो और जो 500 mg की उसको भी हाफ़ करके खाओ। हाफ़ करके खाओ, मतलब पूरे दिन में तुम्हें 2-2 खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम हाफ़ ले लो, लेकिन थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा देना, इसको ख़त्म कर देना। और जो है ये टैबलेट ज़्यादा हाई डोज की वजह से भी थोड़ा सा ऐसा फील होता है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जब मैं घर आ गई मैंने ऐसे ही किया, लेकिन फिर भी बेचैनी हो रही थी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मैं ठीक हो गई थी एंड देन आई वॉज बैक टू नॉर्मल रूटीन एंड देन मैं अपनी बच्ची को भी समझने लग गई और संभालने लग गई ठीक से, क्योंकि मेरी बच्ची भी बीमार हो गई थी। क्योंकि जब वो आई थी उसके आई थिंक आने के, मैं जब ठीक हुई तो उसके भी तकरीबन 10 दिन के बाद ही फिर उसको भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया। और छोटे मोटे जो बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है वो तब से ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मेरी बच्ची स्टिल वो 3 इयर्स की होने वाली है और वो स्टिल इतना बीमार होती है, इतना बीमार होती है, मुझे नहीं पता वो इतना बीमार क्यों होती है। उसको हर महीने ही डॉक्टर के जो है हमने बहुत चक्कर काटे हैं। उसको हमने कभी खुद से कोई दवाई नहीं दी, क्योंकि खुद से कभी भी दवाई नहीं देनी चाहिए बच्चों को, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बच्चों के लिए। मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि मैंने कभी एंटीबायोटिक खुद से दे दी, कभी मैंने कोई नॉर्मल खांसी की दवाई खुद से दे दी, तो उसका हमेशा उल्टा रिएक्शन हुआ है और उसका मुझे हमेशा गलत रिएक्शन मिला है। लोगों की बातें सुन के इसको ब्रुफीन दे दो, उसको बच्चों को क्या ज़रूरत है क्या नहीं है वो सिर्फ चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही जान सकता है। तो हमेशा जब बच्चों को कुछ भी बुखार हो तो हमेशा चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। तो मेरा तो हर मंथ का यही था कि कुछ भी थोड़ा बहुत होता था तो मैं चली जाती थी। उस बच्चों का भी बहुत लंबा प्रोसेस था, विटामिन डी देना, फिर ये फिर वो 100 चीज़ें थी, वो उसके लिए चले मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मेरा बर्थ एक्सपीरियंस ऐसा ही था, नॉर्मल सा था। लेकिन जब मैं आ गई थी, मतलब मुझे हॉस्पिटल में इतना कुछ वो नहीं हुआ, कुछ भी मसला नहीं हुआ। स्टिचेस का भी पेन मेरे लिए बियरेबल था, मेरे लिए कोई इतना हार्ड नहीं था कि स्टिचेस में मैं इस तरफ लेट रही हूँ दर्द हो रहा है, उस तरफ लेट रही हूँ अच्छा खांस रही हूँ, खांसना बड़ा मुश्किल होता है स्टिचेस में। मैं ज़्यादा बैठ नहीं रही थी, मैं कोशिश करी थी सिर्फ लेट ही रहूँ और बैठना मुझे नहीं था, क्योंकि मुझे था कि मुझे जल्दी हील करना है। मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँ, मैं भारी कोई चीज़ नहीं उठा रही थी और मैं ज़्यादा बैठ नहीं रही थी ताकि स्टिचेस पर जोर ना आए, बस यही चीज़ें थी। सो इस वजह से जो है मैंने जल्दी हील कर लिया और देन उसके बाद अब तक मैंने गैप लिया है काफ़ी, मतलब बर्थ सी सेक्शन के बाद अगर 4 इयर्स का या 5 इयर्स का या 4 मैक्सिमम 3 to 4 इयर्स का अगर आप गैप ले रहे हो तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। सो वो सब देखा जाएगा बाद में। फिलहाल के लिए मेरा बर्थ एक्सपीरियंस ये था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय। बहुत लंबी वीडियो हो गई।